ओके सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये पहला एपिसोड है जिसमें हम डैनियल किरमानी की बुक पढ़ने वाले हैं। और ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें जून 2023 एंड दिसंबर 2023 में इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। आपको पता है जून वाला जो पॉलिटिकल साइंस का अटेम्प्ट था बहुत मुश्किल आया था, और इसमें आपको PSIR प्लस UGC नेट JRF दोनों के लिए हेल्प मिलेगी। PSIR वालों को थोड़ा कम हेल्प मिले, बट हो सकता है आपको यहाँ से कुछ फैक्ट्स याद हो जाए जो आप अपनी आंसर राइटिंग में कर सकते हो, और JRF के लिए पर्टिकुलर सीरीज है। इसके अलावा आपको पता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए हम JC जौहरी की बुक पढ़ते हैं, राइट। तो जिसने वो नहीं पढ़ी है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, या अगर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के वो भी पढ़ सकते हो। क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है और हमेशा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये यूनिट टफ लगती है। तो डैनियल किरमानी मैं करा दूंगी, JC जौहरी आप खुद से पढ़ सकते हो और बहुत लोगों ने पढ़ भी रखी होगी। नहीं पढ़ना तो कोई एडुसीकर वगैरह के नोट्स, पॉल साइंस के नोट्स है वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, या टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं से भी। और यहाँ से मुझे क्वेश्चन देखने को मिले, सो आई एम डूइंग दिस। प्लस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें ऑलरेडी मैं एक लेक्चर कवर करवा चुकी हूँ, तो आप वो देख लेना। सो लेट्स बिगिन। तो बिफोर स्टार्टिंग द PDF, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का प्लेलिस्ट बना दिया है। तो उसमें आपको अभी एक ही लेक्चर है, बट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारे जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जितने भी थिंकर्स हैं, ठीक है, लुसियन पाई वगैरह, एल्मंड एंड वर्बा वगैरह, ठीक है, उन सब की जो बुक्स है उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी, तो वो अगर वो इस बुक में होंगे, ठीक है, तो मैं कवर नहीं करवाने वाली हूँ, पहले बता रही हूँ, क्योंकि मैं उस लेक्चर में कवर करवा चुकी हूँ। प्लस अच्छी बात है कि मैंने ट्रिक से बहुत अच्छी ट्रिक से आपको वो चीज़ें याद करवाई हैं, पूरा फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल चीज़ें दोनों, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं बहुत मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन। तो वो लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना, हो सकता है वहाँ से दोबारा से रिपीट हो जाए। तो इतना ही बताना था, और अब स्टार्ट करते हैं ये वाला PDF। ये 5th एडिशन है डैनियल किरमानी का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो इसमें जो आपको पहले के 4 पेज दिखेंगे, एक सेकेंड, जिसमें आपको पहले के 4 पेज दिखेंगे उसमें आपको सिर्फ ये बताया हुआ है कि लिस्ट ऑफ फिगर्स की कौन से पेज नंबर पे आपको कौन सा कंटेंट मिलेगा, वो आप वहाँ से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। बॉक्सेस की लिस्ट कहाँ पे कौन से पेज नंबर पे है, एंड देन ये टेबल्स की लिस्ट कहाँ पे कौन से पेज नंबर पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब आप खुद से PDF पढ़ोगे तब आप पढ़ लेना, और अभी मैं आपको बिगनिंग से जहाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो करवाती जाऊँगी। प्लस आपके पास एब्रीवेशंस भी हैं, यहाँ से आप एब्रीवेशंस भी देख सकते हो कि अगर कहीं जगह पे ESM लिखा है तो आपको नहीं पता ESM का मतलब क्या है, तो यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, या फिर कैप का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, पढ़ते हैं पहले पेज नंबर पे ऐसा कुछ खास है नहीं, बस पॉलिटिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑल्दो मैंने कोई भी चीज़ मिस नहीं करी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी भी डाल दी हैं कि आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और ना ही वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, हाँ, प्लस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिक्स इज अ ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग पब्लिक एंड अथॉरिटेटिव डिसीजंस, इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा पहला जो डेफिनेशन है यहाँ पे आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं पता उसको भी पता होना चाहिए कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल साइंस का एक सब ब्रांच है। पॉलिटिकल साइंस के मेनली 3 मेन सब फील्ड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से एक IR होता है, एक पॉलिटिकल थ्योरी होता है, और तीसरा हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है। तो ये 3 मेन फील्ड्स होते हैं, और इसमें हम जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसमें हम फोकस करते हैं इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पे, जितने भी एक्टर्स हैं, सोशल स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर्स, उन पे, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उनका जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है या जो भी वो भी, एंड हम इसमें एनालाइज करते हैं इसको एम्पेरिकली यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स हम एनालाइज करते हैं, सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक्टर्स एंड प्रोसेसेस। ये कभी आपको आ सकता है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में काम, ये वाला, ठीक है, या कभी स्टेटमेंट वाले या असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैं ये नहीं कह रही बनेगा, बट हाँ, आपको अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं, जिस 2 चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं अक्रॉस पॉलिटिकल सिस्टम एंड ओवर टाइम यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, आप उसको कंपेयर करते हो, ठीक है। और कंपेयर का मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों से है। देन नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम भी इसमें आ सकता है। नेशनल मतलब आप नेशनल लेवल पे भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अप्लाई कर सकते हो, रीजनल लेवल पे भी, म्यूनसिपल लेवल पे भी, और सुप्रा नेशनल लेवल पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसके थोड़े से क्या आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एप्लीकेशन। देन यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन PDF।
एक सेकेंड। ओके, सो एरिस्टोटल की सबको बुक पता है, पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले जो शुरुआत है, अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर हम शुरुआत देखें तो सबसे पुराने थिंकर जो माने जाते हैं वो एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल ने 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था, और अब तो उनके पास ये जो कलेक्शंस थी उनकी उस टाइम की अब तो नहीं रही, ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बस हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस जो उनका एक वर्क था वो अभी भी सर्वाइव करता है। उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एरिस्टोटल को देखें तो उन्होंने 3 ट्रू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताई थी। एक रूल बाय 1 पर्सन, बाय फ्यू पर्सन जिसको वो एरिस्टोक्रेसी बोलते थे, एंड रूल बाय ऑल सिटीजन जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलते थे। ये आप WPT में भी पढ़ते हो, सबको पता है। लेकिन एरिस्टोटल के थ्योरी में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें कहाँ देखने को मिलता है वो हम स्टडी कर रहे हैं इस वाले में, ठीक है। और उन्होंने 3 करप्ट फॉर्म्स भी बताई थी, मतलब कंपेयर किया था कि जो पहली फॉर्म है जिसमें किनशिप है वो किनशिप अच्छा होता है, और करप्ट फॉर्म्स उसकी अपोजिट होती है, यानी कि मोनार्की का अपोजिट टेरेनी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का उल्टा डेमोक्रेसी। तो और फ्यू पर्सन जहाँ पे रूल करते हैं, तो अगर अच्छा है तो एरिस्टोक्रेसी, अगर बुरा फॉर्म है तो ओलिगार्की। तो ये सब उन्होंने कंपैरिजन किया था। तो आपको एक तरीके से बताया जा रहा है कि आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। उसके अलावा टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देखें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 3 तरीके होते हैं। पहला, आप स्टडी ऑफ सिंगल कंट्रीज के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, सिंगल कंट्री को भी स्टडी कर सकते हो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। मेथोडोलॉजिकल यानी कि आपको कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, हाउ वाले क्वेश्चन का आप आंसर देते हो, ठीक है, कैसे हम आप 2 इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हैं, आप एक कुछ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स सेट करते हो, मेथोडोलॉजी तैयार करते हो। और तीसरा ट्रेडिशन जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वो कहता है एनालाइज करना। एनालिसिस का मतलब है, एनालिटिकल होने का मतलब है डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज पता करना कंट्रीज के बीच में और उनके इंस्टीट्यूशंस के बीच में। मतलब 2 कंट्रीज के बीच में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंसेस है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंट्रीज के बीच में, कंट्रीज के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट है और किसी US का पार्लियामेंट है, तो उन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो आप। किसी पॉलिटिकल एक्टर्स को भी कंपेयर कर सकते हो, 2 पार्टीज का कंपैरिजन हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में करते हैं। और लार्ज एन और स्मॉल एन का मतलब है कि आप लार्ज सैंपल साइज लेना चाहते हो कंपेयर करते हुए, स्मॉल सैंपल साइज लेना चाहते हो, नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा यूज कर सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हाँ, पर पेपर में थोड़ा सा काम आ सकता है। देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कभी कभी ऐसा आपको डेफिनेशन दे देता है, आपको बहुत पता होता है कि यार तो ईजी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है हम सबको पता ही है, पर एक बार ही हम डेफिनेशन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस एंड मेथड, ठीक है। तो सब्सटेंस का मतलब है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक्टर्स एंड प्रोसेसेस। जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स या स्टेट एक्टर्स को स्टडी करते हैं, या प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ गवर्निंग, इन सब को स्टडी करते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्सटेंस। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सब्सटेंस भी होता है प्लस मेथड भी होता है। मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मेथड यानी कि हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, क्या क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिफरेंसेस को, सिमिलैरिटीज को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एनालिसिस। तो सब्सटेंस एंड मेथड कीवर्ड है, याद रखना। देन मैकियावेली के अगर काम देखें तो मैकियावेली के काम में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो द प्रिंस उनकी जो बुक है वहाँ पे हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक देखने को मिलता है, जहाँ पे वो प्रिंसिपैलिटीज एंड रिपब्लिक्स कैसे गवर्न करती है वो उसको स्टडी करते हैं। देन कंपेयर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज को, हेरिडिटरी, न्यू, मिक्स्ड एंड एक्लिसेटिक। वेरेन डिस्कोर्सेज ऑन लेवाइवे मैकियावेली की है, उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है प्रिंसली एंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट का। सो अब बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट वर्क है। तो सबसे पहले आपको मॉन्टेस्क्यू का याद रखना है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत बार PYQ में पूछा गया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का है। तो ऐसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने कंपेयर किया था या डिफरेंस बताया था रिपब्लिक, मोनार्की और डिस्पोटिक रिजीम के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे एक दूसरे से अलग है, इन सबको कंपेयर किया था इसलिए, ठीक है। उसके अलावा इनका सबसे जो मेन रिसर्च एरिया या फील्ड बोल सकते हो, एरिया ऑफ स्टडी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी था। और इन्होंने ये देखा था कि कैसे किसी नेशन का जो कल्चर होता है वो वहाँ की जोग्राफी, लोकेशन और क्लाइमेट से कैसे अफेक्ट होता है, और इनडायरेक्टली जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं किसी भी नेशन में, सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो नेशन के कल्चर को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली ये चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं, जोग्राफी, लोकेशन एंड क्लाइमेट, एंड इनडायरेक्टली ये कैसे अफेक्ट करता है। सेकेंडली उन्होंने एक नेचुरलिस्टिक मेथड अप्लाई किया था। सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ये याद रखना है कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। एंड कंपैरेटिव स्टडी में इन्होंने रिपब्लिक, मोनार्की और डिस्पोटिक रिजीम्स को कंपेयर किया था, बस इतना याद रख लेना। देन
तोकोवली का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, जो कि ये एक कंजर्वेटिव थिंकर भी माने जाते हैं। इनका जो वर्क है वो आता है ऑन डेमोक्रेसी इन अमेरिका, काफ़ी रिपीटेड PYQ है, तो याद रखना इनकी बुक का नाम ऑन डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो इन्होंने यहाँ पे फ्रांस को यूजुअली कंपेयर किया था USA के साथ, ठीक है। तो मतलब USA को कंपेयर किया था, और अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो इनडायरेक्ट वे में एब्सेंट केस था फ्रांस का, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फ्रांस को व्यू पॉइंट लेकर चले थे। एंड मोर जनरली अगर बात करें स्पेसिफिकली फ्रांस और वैसे यूरोप, ठीक है। तो ऑन डेमोक्रेसी इन अमेरिका के ऊपर इनका आर्टिकल था। देन कंडीशंस इन अमेरिकन सोसाइटी, तो इन्होंने क्या चीज़ एनालाइज की थी कि अमेरिकन सोसाइटी में कैसी कंडीशंस है, ठीक है, उनका क्या यूनिकनेस है, वहाँ की जोग्राफी क्या है, ठीक है, और ये कैसे हेल्प करती हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी को डेवलप करने में। ये सारी चीज़ें मॉडर्न डेमोक्रेसी को डेवलप करने में कैसे हेल्प करती हैं। और जो मॉन्टेस्क्यू थे, इन्होंने जैसे अभी बात करें तोकोवली की, इससे पहले हमने बात की मॉन्टेस्क्यू की, तो तोकोवली ने जो था तोकोवली जो थे वो मॉन्टेस्क्यू से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, और लेकिन वो कुछ उसके मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज़ को थोड़ा और फर्दर लेकर जाते हैं, और वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स में, ठीक है। वो एरिस्टोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की बात करते हैं। उसके अलावा आपको बस इतना याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो टेक्वली अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देना होगा तो टेक्वली जो थे मॉन्टेस्क्यू से इंस्पायर थे। मॉन्टेस्क्यू का उन्होंने नेचुरलिस्टिक मेथड का यूज़ किया था। कभी कभी आजकल मेथडोलॉजी भी पूछ लेते हैं, ज़्यादातर जो फिलॉसफी वाले थिंकर्स होते हैं उनसे बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फिलॉसफी ऑफ साइंस करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप ज़रूर से वो वाली एक बार देख लेना। देन ये आपको डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल यहाँ पे दे रखा है। तो आपको सबको पता है इनपुट क्या होता है, डिमांड्स एंड सपोर्ट्स हमारे इनपुट का पार्ट होते हैं। देन वो डिमांड एंड सपोर्ट जो हम देते हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाते हैं, जो कि हमारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इन्वायरमेंट किस पॉलिटिकल सिस्टम किसका पार्ट है, हमारे इन्वायरमेंट का। एंड जब हम डिमांड करते हैं या कोई सपोर्ट्स, यानी कि एक तरीके से हम कुछ अपना फीडबैक वगैरह दे रहे हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम में वो जाएगा एंड उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाएगी। तो डिसीजन मेकिंग जो है हमारे आउटपुट का पार्ट है। फिर उसी डिसीजन जब आउटपुट निकल के आएगा, जो डिसीजन निकला मतलब जो डिसीजन लिया जाएगा उसके बेसिस पे फीडबैक के लिए वापस इनपुट प्रोसेस में जाएगा, और ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। तो ये सर्कुलर प्रोसेस है, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो फीडबैक हमारे फीडबैक किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है, प्लस पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। ये डेविड ईस्टन का ब्लैक बॉक्स मॉडल भी आप बोल सकते हो, वेरी इजी मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल। देन ईस्टन की बात करते हैं, डेविड ईस्टन की। डेविड ईस्टन में आपको क्या याद रखना है, तो डेविड ईस्टन की जो बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये इनकी बुक का नाम है, PYQ है, याद रखना, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने इसमें डेविड ईस्टन ने बिहेवियरल रेवोल्यूशन का थियोरिटिकल साइड दिखाया है, ठीक है। एंड डेविड ईस्टन कार्ल ड्यूश ने जो थे, इन्होंने इम्पोर्ट किया था द नोशन ऑफ सिस्टम फ्रॉम अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन सच एज बायोलॉजी एंड साइबरनेटिक्स। तो बायोलॉजी और साइबरनेटिक्स से इंस्पायर्ड होकर डेविड ईस्टन और कार्ल ड्यूश ने ये सिस्टम दिया था। प्लस साइबरनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है और जो कार्ल ड्यूश की जो फेमस थ्योरी है, कम्युनिकेशन थ्योरी, अगर आपको याद होगा तो कम्युनिकेशन थ्योरी भी कार्ल ड्यूश की है, ये PYQ है। और प्लस साइबरनेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी इनसे कई ज़्यादा रिलेट किया जाता है। देन उन्होंने नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्टर्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या किया था, नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्टर्स की स्टडी की थी। सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस बुक का नाम वॉज इम्पॉर्टेंट। एंड किसके साथ किया था इन्होंने, कार्ल ड्यूश के साथ मिलकर किया था, ये याद रखना बस। और किसके लिए फेमस है ये, बिहेवियरल रेवोल्यूशन प्लस पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन भी डेविड ईस्टन का आता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये आप खुद भी पढ़ लेना, रैशनल चॉइस और चॉइस थ्योरी किसका बात करता है, ये इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उससे रिलेटेड है बिहेवियरल रेवोल्यूशन के टर्म्स में अगर हम देखें, ठीक है। और फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि इंस्टीट्यूशंस पे, ये बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम किस पे फोकस करते हैं, फंक्शंस पे। सो ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत इजी है, इसका अभी हम नहीं जाएंगे इतनी डिटेल में। बात करते हैं लाजर्सफेल्ड एट अल की। तो लाजर्सफेल्ड एट अल में मेरे को एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी कि इन्होंने बिहेवियरल रेवोल्यूशन का एम्पेरिकल साइड दिया था बस, और प्लस इनकी बुक का नाम द पीपल्स चॉइस, हाउ द वॉटर मेक्स अप हिज माइंड इन अ प्रेसिडेंशियल कैंपेन। तो ये मैच द फॉलोइंग में एक बार ये वाली बुक पूछी गई थी, बहुत पहले, नॉट अभी, कुछ साल पहले ये बुक आई थी मैच द फॉलोइंग में। तो ऑल दो बाकी 3 बुक्स बहुत फेमस बुक्स थी, तो 4th बुक अपने आपस में अपने आप ही मैच हो गई थी। बट फिर भी आपको याद रखना है, क्योंकि यूनिक थिंकर है और यहाँ से बुक आ सकती है, तो लाजर की बुक है द पीपल्स चॉइस। पूरा नाम याद ना भी रहे तो
कोई बात नहीं, लोगों की चॉइस किसमें, एज अ वोटर लोगों की चॉइस क्या होती है, तो उससे आप थोड़ा नाम रिलेट कर सकते हो। प्लस इतना याद रखना कि जो बुक थी ये वाली इनकी, ये बिहेवियरल रेवोल्यूशन का एम्पेरिकल यानी कि फैक्चुअल साइड दिखाती है। देन बात करते हैं यहाँ पे एंथनी डाउन्स। एंथनी डाउन्स का जो बुक है वो है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो एंथनी जहाँ पे वर्ड आ जाए आपको इकोनॉमी से रिलेट करना है, एंथनी डाउन्स को इकोनॉमी से रिलेट करना है हमेशा। एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेसी के भी थिंकर है। हमने जब ओपी गाबा और एंड्रू हेविट पढ़ा था तो हमने उसको ये वाला पॉइंट भी हमने उसी में पढ़ लिया था। देन ये उनका पीएचडी डेजर्टेशन था, ठीक है, तो पीएचडी थीसिस था उनका इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पे। और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इकोनॉमिक मॉडल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ एक्टर्स बिहेवियर, ठीक है, तो एक्टर्स के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए इन्होंने इकोनॉमिक मॉडल दिया था। और रैशनल चॉइस मॉडल जो है वो एक डोमिनेंट अप्रोच है, मतलब इन्हीं के जो आज के टाइम पे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में रैशनल चॉइस थ्योरी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो बेस है वो हमें एंथनी डाउन्स के पीएचडी थीसिस में देखने को मिलता है, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में, जो जहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक मॉडल्स दिए कि कैसे एक जो पर्टिकुलर एक्टर है, चाहे वो सोशल एक्टर हो, इकोनॉमिक एक्टर हो या नॉन स्टेट एक्टर हो, वो कैसे अपने मतलब उनका बिहेवियर कैसे मतलब बिहेवियर कैसे मोल्ड होता है बेसिकली बाय द इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स। देन इलेक्टोरल स्टडीज़ की थी इन्होंने, इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इनका इलेक्टोरल स्टडीज़ पे था। एंड अलॉन्गसाइड द मॉरिस द वर्जर और जोयावान सरतरी के बाद जिनका नाम आता है इलेक्टोरल स्टडीज़ से रिलेटेड, मतलब इलेक्शंस को जिन्होंने स्टडी किया वो थे एंथनी डाउन्स। एंड गैरी कॉक्स ने भी वोटिंग बिहेवियर की बात की थी, तो गैरी कॉक्स इज ऑल्सो अ थिंकर विच वॉज इन PYQ। एंड गैरी कॉक्स ने वोटिंग बिहेवियर के ऊपर बात की है और इम्पैक्ट ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम ऑन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स पे हमारे इलेक्शन सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखा है, तो गैरी कॉक्स को भी आप याद कर सकते हो। सो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इनकी बुक का नाम याद रखना, प्लस ये याद रखना कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो आज डोमिनेंट अप्रोच है रैशनल चॉइस का, वो कहीं ना कहीं इनके आइडियाज से आया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एलमंड एंड वर्बा। तो एलमंड एंड वर्बा का वेरी इंपॉर्टेंट सिविक कल्चर, पॉलिटिक्स, एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। ये ऑलरेडी मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें जो फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें ट्रिक्स से याद करवाई थी, मतलब जितने भी ऐसे मॉडल्स थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, जो मेन थिंकर्स थे, सारे थिंकर्स मैंने आपको याद कराए थे विद बुक्स एंड देयर कॉन्सेप्ट्स, तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बस इनकी बुक तो बहुत फेमस है, सिविक कल्चर के लिए एलमंड एंड वर्बा को जाना चाहता है। प्लस कितनी बार PYQ में ये पूछ लेता है कि 5 कंट्रीज कौन सी थी एलमंड एंड वर्बा ने मतलब सिविक कल्चर को जिससे कंपेयर किया था, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर की उन्होंने बात की थी। तो कौन कौन सा कंपैरेटिव स्टडी में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने कंपैरिजन किया था 5 कंट्रीज का, USA, UK, जर्मनी, इटली, मैक्सिको। USA, UK, जर्मनी, इटली, मैक्सिको। US, UK एक साथ याद रह जाएगा, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, जिम, ठीक है, जर्मनी, इटली, मैक्सिको। और जब ये उस टाइम पे उन्होंने कंपेयर किया था जब कंप्यूटर एज की शुरुआत हो रही थी, मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी वगैरह आना शुरू हुआ था। एक सेकेंड। तो इन्होंने फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर बताए थे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या पॉलिटिकल कल्चर कैसे डेवलप होता है। सिविक कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। और उसमें उन्होंने इस बुक में उन्होंने वैल्यूज, ट्रस्ट एंड सोशल कैपिटल की बात की थी, परस्यूड मोस्ट प्रोमिनेंटली बाय रोनाल्ड इंगलहर्ट एंड रॉबर्ट पटनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। ये आपको PDF मिल जाएगा, पर आराम से पढ़ सकते हो। तो ये वाले जो 3 कीवर्ड्स है ना, तो ये जो द सिविक कल्चर की जो मेन थीम है वो है वैल्यूज, ट्रस्ट एंड सोशल कैपिटल। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट वाले में, तो भूलना मत। वैल्यूज, ट्रस्ट एंड सोशल कल्चर आपको कैपिटल एनवन से भी देखना है। और ये वैल्यूज, ट्रस्ट एंड सोशल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं रोनाल्ड इंगलहर्ट और रॉबर्ट पटनम ने दिया है। अब इन दोनों की बुक्स भी बहुत बारी PYQ में आई हुई है। इंगलहर्ट की बुक है द साइलेंट रेवोल्यूशन, सेकंड उनकी मोस्ट पॉपुलर बुक है मॉडर्नाइजेशन, कल्चरल चेंज एंड डेमोक्रेसी। तो इंगलहर्ट ने ये 2 बुक्स दी थी, साइलेंट रेवोल्यूशन एंड मॉडर्नाइजेशन, कल्चरल चेंज एंड डेमोक्रेसी। तो ये आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो रॉबर्ट पटनम है उनकी बुक है जो PYQ में आई है वो है द बाउलिंग अलोन, द कोलैप्स एंड द रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी। सेकंड जो उनकी बुक है वो है मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, ठीक है, डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, बाउलिंग अलोन। ये 2 उनकी बुक का नाम है, ठीक है।
तो पटनम से आप कुछ ऐसा ट्रिक बना के याद कर लेना, बट मेरे को तो ये ऐसी याद हो गई थी क्योंकि बहुत काफ़ी मतलब यूनिक सी बुक थी और बहुत बारी मैंने PYQ में पढ़ ली थी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी याद हो जाती है जो आपने PYQ में बहुत बारी पढ़ ली हो, ठीक है। तो PYQs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों बुक आप याद रख लेना। देन बात करते हैं रॉकन की। तो रॉकन जो है, इनकी जो बुक है सिटीजन इलेक्शंस एंड पार्टीज, PYQ है। रॉकन की बुक आ रखी है, यूनिक थिंकर्स वाली बुक में हमेशा पूछी जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो यूनिक थिंकर्स आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, तो वो कहाँ से बन के आते हैं। तो यही जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं यहाँ से ही होता है। तो हमें पूरा बॉक्स नहीं पढ़ना होता है, जो मैंने हाईलाइट किया है, जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि हाँ जहाँ से स्टेटमेंट वाला बन सकता है या रशियन रीजनिंग बन सकता है या फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, बस मैंने उतना ही बता रही हूँ। उससे ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पेपर 2 का सिलेबस है इतना वास्ट है, उसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं। तो ये तो सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसके अलावा WPT, IPT है, IR है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भी कितने सारे फैक्ट्स है याद करने के लिए। तो हम यही सब भी याद करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। तो सिर्फ इसका जो इम्पॉर्टेंट है, जो PYQ में आया हुआ है, वो पढ़ रहे हैं। सिटीजन्स इलेक्शंस एंड पार्टीज, किसकी बुक है? स्टीन रोकन की। तो रोकन यानी कि रोकना। तो आप किसको रोकने के लिए बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि यार इलेक्शंस रोक दो, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब पार्टीज जो है, पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं और सिटीजन्स कह रहे हैं इन इलेक्शंस को रोक दिया जाए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। तो इन्होंने क्या बताया था? बेसिकली इन्होंने सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताए थे, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बताए थे बिटवीन कंट्रीज इन द पैटर्न्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, नेशन बिल्डिंग, कि हर कंट्री का स्टेट फॉर्मेशन, हर कंट्री का नेशन बिल्डिंग, डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस, पार्टी सिस्टम या वहाँ का जो इलेक्टोरल अलाइनमेंट होता है, ठीक है, उसको उन्होंने कंपेयर किया था। और उसमें कंपैरिजन में उन्होंने सिमिलैरिटीज़ भी बताई थी और डिफरेंसेस भी बताए थे कि क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ होती हैं। देन बैरिंगटन मूर की एक फेमस बुक है, वो आपको याद करनी है। ये भी एक ये वाले जो थिंकर हैं, इनका नाम मैंने कहीं PYQ में देखा था, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, बस किस कॉन्टेक्स्ट में देखा था अभी मुझे याद नहीं आ रहा। सो डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में किसी ने इनका नाम था बैरिंगटन मूर का। तो अगर आपको इनकी फेमस बुक मिले कोई, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। देन इसके अलावा जो और 2 थिंकर्स हैं जो इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जहाँ से मतलब जो रॉकन थे उन्होंने अपने आइडियाज़ लिए थे, वो थे थियोडोर स्कॉपोल एंड चार्ल्स टिली। वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉलिटिक्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस इनकी फेमस बुक है, जो कि PYQ में आई हुई है। चार्ल्स टिली की द पॉलिटिक्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस, द पॉलिटिक्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस। तो टिल्ली से आप याद कर सकते हो टल्ली, ठीक है, कि ये बंदा पी के टल्ली हो गया था और टल्ली होने के बाद लोग ज़्यादातर वायलेंस ही करते हैं। और थियोडोर स्कॉपोल है, इनकी जो 2 बुक्स हैं, स्टेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशन, अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रशिया एंड चाइना, मतलब एक ही बुक है, सॉरी, ये पूरी। तो ये भी PYQ में आई है, स्टेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशन। और इन्होंने किस चीज़ की कंपैरेटिव स्टडी की थी? फ्रांस, रशिया एंड चाइना। देन हमारे आते हैं एस्पिंग एडिसन जो है 3 वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म, PYQ, ठीक है। 3 वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म किसकी बुक है? एस्पिंग एंडरसन की। तो एंडरसन एस्पिंग से आपको याद आ जाना चाहिए स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग के अलावा 3 सीजन और होते हैं, ऐसे याद रख लो कि जो एस्पिंग है, स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के अलावा 3 सीजन और होते हैं। तो एक होता है समर, एक विंटर और एक रेनी। तो 3 वर्ल्ड और होते हैं एक तरीके से हमारे पास। तो 3 वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म, ऐसे याद रहना चाहिए। देन इन्होंने इस बुक में शिफ्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लिया था, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट एंड पब्लिक पॉलिसी। तो इससे पहले हमने जो इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ा था, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अब हम इनपुट की जगह हम आउटपुट एंड पब्लिक पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस होने लग गया है, ठीक है। डिमांड्स और जो सप्लाई है, जो सपोर्ट्स है, उस पर ज़्यादा फोकस ना होकर अब हमारा जो मेन फोकस है पब्लिक पॉलिसी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो इन्होंने 3 वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म में बताया था, किसने? एस्पिंग एंडरसन ने। तो इन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो वेलफेयर स्टेट का जो डेवलपमेंट हुआ था एज द लेटेस्ट स्टेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट। तो दैट्स अ स्टेटमेंट और असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने कहीं देखा है, आई गेस मॉक टेस्ट में देखा था किसी, या फिर PYQ में देखा था, आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि किसने बोला था कि ऐसा कोई एक लाइन थी और लिखा हुआ था कि किसने बोला है कि वेलफेयर स्टेट जो है लेटेस्ट स्टेज है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। तो मॉडर्न नेशन स्टेट में वेलफेयर स्टेज आखिरी यानी कि नॉट आखिरी, मतलब अभी तक की जो लेटेस्ट स्टेज आई है वो वेलफेयर स्टेट आई है। तो ये कौन सा है नेशन स्टेट और सिटीजनशिप में? तो ये बोला था एस्पिंग एंडरसन ने,
ये याद रखना। यहाँ पे जो सोशल राइट्स है वो पॉलिटिकल और सिविक राइट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और आपको ये भी पता होगा टी एच मार्शल की जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है वो भी याद रखनी है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। टी एच मार्शल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, प्लस इन्होंने 3 राइट्स की भी बात की है, सोशियो पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स की बात टी एच मार्शल ने की है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि सोशल राइट्स जो है अब एस्पिंग एंडरसन बोलते हैं सोशल राइट्स अब पॉलिटिकल और सिविक राइट्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब वो भी उसके साथ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वेलफेयर इज द लेटेस्ट स्टेज, ये आपको एस्पिंग का याद रखना है। ओके, देन इन्होंने वेराइटीज ऑफ कैपिटलिज्म जो बुक है, अब ये एस्पिंग एंडरसन का यहाँ तक ही था, लेकिन ये जो इसके अलावा जो और रिसर्चर हैं इसी फील्ड में जिन्होंने इसके अराउंड बात की है वो है सुजैन स्ट्रेंज। सुजैन स्ट्रेंज ने वेराइटीज ऑफ कैपिटलिज्म की बात की थी, तो वो इतनी स्ट्रेंज थी, मतलब स्ट्रेंज होती है ना कि अजीब और गरीब पर्सन, तो वो सुजैन स्ट्रेंज इतनी स्ट्रेंज थी कि उनको अलग अलग वैरायटी ऑफ कैपिटलिज्म चाहिए था। एक कैपिटलिज्म तो संभल नहीं रहा, उनको इतने सारे वैरायटीज चाहिए, ऐसे याद रख लेना। पीटर हॉल जो है उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी पे अपना रिसर्च प्रोग्राम किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। सुजैन स्ट्रेंज से तो शायद ही आ सकता है पक्का, क्योंकि सुजैन स्ट्रेंज कितनी बार इसके अराउंड इनकी बुक्स वगैरह पूछी गई हैं, तो हो सकता है ये वाला पूछ ले। और कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी पीटर हॉल, और वेलफेयर स्टेट्स के अगर रिगार्डिंग देखें तो पीटर फ्लोरा। वेलफेयर स्टेट्स का रिसर्च एरिया पीटर फ्लोरा से आप याद कर सकते हो। तो फ्लोरा यानी कि फ्लावर्स को भी वेलफेयर की ज़रूरत है, तो वेलफेयर स्टेट्स और कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी पीटर हॉल की है। ठीक है, तो पीटर जी इनको पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत पसंद है, ऐसा कुछ याद कर सकते हो। देन यहाँ पे है टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वेरिएशन। जैसे इलेक्टोरल सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और मेजॉरिटेरियन सिस्टम। लेजिस्लेटिव असेंबली 2 तरीके की होती हैं, ये एक यूनिकैमरल होता है, एक बाइकैमरल होता है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर यूनिटरी भी होता है, एक फेडरल होता है। तो ये आप खुद पढ़ सकते हो, काफ़ी ईजी है, पॉज भी कर सकते हो या फिर PDF मिलेगा तो वहाँ पढ़ लेना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैंने सब कुछ डालने की कोशिश की है। और हाँ, जो यहाँ पे ऐसे आपको ब्लू में जो कोर्स दिख रहे हैं ना, कभी कभार हो सकता है कि यहाँ से कोर्स भी पूछ ले, यहाँ से ऐसे कोर्स बना के डाल दिया और बोल देगा ये किसका कोट है। वैसे तो डायमंड का कोट है, इतना नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मतलब इसके अलावा और भी कोर्स है इस बुक में, वो आप पढ़ सकते हो। देन कंसेप्चुअल स्केल प्रॉब्लम इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये तो हमारा मेथडोलॉजी से रिलेटेड है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ये आपको अपने रिसर्च प्रपोजल बनाते टाइम, अगर आपका जो कोई रिसर्च एरिया है और वो आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एरिया में ही रिसर्च कर रहे हो किसी 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो ये वाला जो चैप्टर है डैनियल किरमानी का, वहाँ से आपको मेथडोलॉजी में बहुत हेल्प होगी। लार्ज एनालिसिस क्या होता है, कि आपको कैसे कैसे मेथडोलॉजी ले सकते हो, क्या कर सकते हो, तो अब ये यहाँ से देख लेना। और प्लस पॉजिटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, तो पॉजिटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या फ़र्क है। तो पॉजिटिविज्म जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है वो पॉजिटिविज्म, और जो ब्लू से हाईलाइट किया है वो कंस्ट्रक्टिविज्म की डेफिनेशन है। तो पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिविज्म में बेसिकली आप जहाँ पे साइंस वगैरह की बात करते हो, फैक्ट्स की बात करते हो, ठीक है, रियल फैक्ट्स की बात करते हो, और मतलब ऐसे फैक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब बहुत साइंटिफिक होकर सोचना आपका, और वो होगा आपका पॉजिटिविज्म। ठीक है, और फिनोमेना इन द नेचुरल साइंसेस को ये मानते हैं पॉजिटिविस्ट, एंड ये क्वांटिटेटिव सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब पूरा क्वांटिटेटिव रहेगा यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं एंड देन एक थ्योरी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड्स अक्रॉस पॉलिटिकल कल्चर, तो जो अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर में आप स्टडी करते हो कि कैसे कैसे पॉलिटिकल एटीट्यूड्स हैं लोगों के, तो इसका मतलब आप कौन सा अप्रोच लेकर चल रहे हो, आप पॉजिटिविस्ट अप्रोच लेकर चल रहे हो। ठीक है, प्लस मैंने ओपी कावा में, जब हम या एंड्रयू ह्यूबर्ट ओपी कावा में हम वो पढ़ रहे थे आइडियोलॉजीज, तो हमने उसमें पॉजिटिविज्म की आइडियोलॉजी और पोस्ट पॉजिटिविज्म की आइडियोलॉजी अच्छे से पढ़ी थी। देन कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है फैक्ट्स टू बी सोशली एम्बेडेड एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो कंस्ट्रक्टिविज्म हमेशा सोशली मतलब फैक्ट्स की बात करता है ये भी, लेकिन वो बोलते हैं कि जो फैक्ट्स है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, अपने आप से कोई नहीं बनाया जाता। मतलब अगर आज के टाइम पे जो कोई ट्रुथ है ना, अगर आपने कोई सोचा है कि अच्छा ये ऐसा होता है, तो वो आपके द्वारा बनाया गया, ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा था। सो हर चीज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, आसपास का वहाँ का जो कल्चर है, माइंड सेट है, उसके बेसिस पे कोई चीज़ निकल के आती है। देन वो बात करता है सोशल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑन द ऑब्जर्व फिनोमेना। देन पॉजिटिव रिसर्च जो है वो बात करती है इंडिविजुअल को एज अ सोर्स ऑफ सोशल एक्शन। तो पॉजिटिविस्ट किसके बारे से रिलेटेड है, तो पॉजिटिविस्ट आपको एक की टर्म याद रखना है या कीवर्ड याद रखना है, वो है मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म।
तो मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म किससे रिलेटेड है? कभी कभी रिसर्च मेथडोलॉजी में एक क्वेश्चन आ सकता है। पॉजिटिव रिसर्च इंडिविजुअल को एक सोर्स ऑफ सोशल एक्शन मानते हैं कि कोई भी सोशल एक्शन हम परफॉर्म करता है तो इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, इसलिए किस में मानते हैं? इंडिविजुअलिज्म में मानते हैं। और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो बात करते हैं कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की, सब एक साथ मिलकर कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी तरीके का एक रिलेशन एंड वैल्यूज को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूज सो दैट फिनोमेना में नॉट बी अंडरस्टूड रीडिली इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो हमें कुछ भी समझना है तो हमें कॉन्टेक्स्ट के प्रति उसको समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हो रही है उसके आसपास का कॉन्टेक्स्ट क्या है। स्क्रिप्ट्स और डिस्कोर्सेज टू प्रमोट, इसमें अलग अलग को डायमेंशंस की बात करते हैं कौन? ये कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इसमें हम फोकस करा जाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में हम किस पे फोकस करते हैं? डायमेंशंस पे, अलग अलग डायमेंशंस पे, जैसे कि डिस्कोर्सेज हो गया और स्क्रिप्ट्स हो गए टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए। और जो ये येलो से लिखा है यानी कि पॉजिटिविस्ट की बात हो रही है, तो पॉजिटिविस्ट जो है वो वेरिएबल ओरिएंटेड रिसर्च जो है वो पॉजिटिविज्म से देखा जाता है। ठीक है, वेरिएबल ओरिएंटेड रिसर्च यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली। एंड इसमें हम एनालाइज करते हैं, जो पॉजिटिविस्ट है वो क्या एनालाइज करते हैं? फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एंड प्रोसेस ऑफ गवर्निंग भी एनालाइज करते हैं। वेयरएज जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मेन काम है कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियाज। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, ये सारी जो की टर्म्स है कंस्ट्रक्टिविस्ट से रिलेटेड है। देन मेजर अप्रोचेज टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या क्या मेजर अप्रोचेज हैं? तो जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से नाम से ही पता चल रहा है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ परफॉर्म हो रही है। फिर देन जब हम पॉलिटिकल सिस्टम के अलग अलग फंक्शंस को समझ लेंगे कि हाँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में ये फंक्शंस हैं और ये फंक्शन इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, देन हम उसको कंपेयर करेंगे किसके बेसिस पे कि कौन सा फंक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। सिस्टम थ्योरी में क्या होता है? सिस्टम थ्योरी आपको पता है डेविड ईस्टन की, और इनपुट आउटपुट मॉडल ये सिस्टम थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम पब्लिक सेक्टर के स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करते हैं। मार्क्सिज्म आपको पता है, मार्क्सिज्म में हैव्स एंड हैव्स नॉट का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें हम इंटरेस्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं ऑफ डिफरेंसेज अमंग पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो मार्क्सिज्म है वो बोलता है कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है एक इंटरेस्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन है ऑफ डिफरेंसेस अमंग पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें जब हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट को एज अ पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, मतलब एक सेंटर पॉइंट पे जब हम स्टडी कर रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फील्ड में कंपेयर कर रहे हैं, और हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो किसके बेसिस पे? क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे है। इसका मतलब हम कौन सा अप्रोच यूज़ कर रहे हैं? मार्क्सिस्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। देन कॉर्पोरेटिज्म में जो मेन फोकस होता है, या जो कॉर्पोरेटिज्म जो अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उसमें हम स्टेट और सोसाइटी का रोल देखते हैं कि क्या रोल स्टेट और सोसाइटी परफॉर्म करते हैं इन गवर्निंग। ठीक है, स्पेशली हम इसका लेजिटिमेट रोल देखते हैं सोसाइटी इंटरेस्ट इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, कि जो स्टेट है या जो सोसाइटी है वो उसका गवर्निंग में क्या रोल है, वो कैसे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है जापान का, ठीक है, और यूएसए का। ओके, देन इसमें हम कॉर्पोरेट स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन क्या क्या चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से जैसे यूएसए और जापान जैसी कंट्री जो कॉर्पोरेट स्टेट का आइडिया फुलफिल नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट स्टेट क्या होता है? कॉर्पोरेट स्टेट एक कंट्री इन विच अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जहाँ पे ज़्यादातर पार्ट, मतलब आपका 90% ऑफ द इकोनॉमी जहाँ पे आप गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है या गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है बेसिकली, वो कॉर्पोरेट स्टेट्स होती हैं। तो वहाँ पे कॉर्पोरेटिज्म अप्रोच यूज़ किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या होता है? इंस्टीट्यूशनलिज्म के नाम से पता चलता है जहाँ पे आप इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है इंस्टीट्यूशंस के, वो फोकस कर रहे हो, ना कि आप फंक्शंस पे फोकस कर रहे हो। उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गवर्नेंस वाला अगर अप्रोच यूज़ करते हो आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो आप गवर्नेंस अप्रोच में क्या करते हो? सिमिलैरिटीज़ देखते हो तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये इसी अप्रोच से रिलेटेड है, ये वाला फर्स्ट अप्रोच से रिलेटेड। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है वो देखना। तो इसमें बेसिकली सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ दोनों होती हैं, लेकिन जब आप बेसिकली सिर्फ सिमिलैरिटीज़ देख रहे हो कि जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है और वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उन फंक्शंस में क्या सिमिलैरिटीज़ है वो देख रहे हो। सोसाइटी कैसे गवर्न हो रही है, या सोशल एक्टर्स जो है क्या उनका क्या रोल है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, वो पढ़ रहे हो। तो ऑब्वियसली आप गवर्नेंस की बात कर रहे हो कि डिसीजन कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, तो गवर्नेंस का पार्ट है वो। ठीक है, और कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी में पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी
चॉइसेस को वो हम स्टडी करते हैं कि कोई भी आप पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, इलेक्शंस हो गए, या किसी पार्टी का डिसॉल्व होना, या कुछ भी पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, और उन पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से जैसे करप्शन वगैरह ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से इकोनॉमी कैसे अफेक्ट हो रही है, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से इकोनॉमी पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशंस एंड जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी चॉइसेस को। अब आप सोच रहे हो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो ये मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं, ये सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शंस, पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन, सोशल मूवमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, रेगुलेटर्स, मीडिया, टेक्नोलॉजी, ये सारे किसका पार्ट है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है। अब ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पार्टीज है, इंटरेस्ट ग्रुप है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, ये सब कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी चॉइसेस को, ठीक है। बट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो एक्सर्ट सम इन्फ्लुएंस। तो इसके अलावा, इन सब के अलावा कुछ जो जैसे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसीज होती हैं, वो कैसे अपना इन्फ्लुएंस कंडक्ट करती हैं, ये सब सारी स्टडी हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी में करते हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा मतलब आप कंसेप्चुअल आपको पता होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये कुछ कीवर्ड्स है हर चीज़ के, तो मैंने आपको येलो से हाईलाइट कर दिया है, सिर्फ उतना ही पढ़ना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जैसे इसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट कीवर्ड हो गया, यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर है तो इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, यहाँ पे स्टेट और सोसाइटी का रोल हो गया, तो कुछ कीवर्ड याद करोगे तो हो जाएगा। प्लस उसके अलावा आपको रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च वर्क में जब आप आके जाओगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो ये सारे अप्रोचेस आपको वहाँ हेल्प करेंगे कि मैं कौन सा अप्रोच यूज़ कर सकती हूँ अपनी रिसर्च के लिए। देन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस ज़रूरी है ग्रैंड थ्योरीज और मिडल रेंज थ्योरीज के बीच में। तो ग्रैंड थ्योरी क्या होती है, ग्रैंड थ्योरी जो वर्ड है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सी राइट मिल्स ने दिया था, जो कि एक PYQ है। तो ग्रैंड थ्योरी से भी रिलेटेड PYQ आ चुके हैं, और अभी पिछली बार आई गेस या जून में मिडल रेंज थ्योरी या मिड रेंज थ्योरी से भी क्वेश्चन आए थे। तो ग्रैंड थ्योरी आप याद रखना, सी राइट मिल ने ये टर्म दिया था, ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इनकी बुक का नाम था द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में ये कीवर्ड दिया था। तो सी राइट मिल्स तो वैसे भी इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो आपको इनकी बुक और इनसे रिलेटेड वर्क पता होनी चाहिए। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन किसकी बुक है, सी राइट मिल्स की, ठीक है। और ग्रैंड थ्योरी टर्म किसने दिया है, सी राइट मिल्स ने, कि वो सही थे, कि देखो मेरी ग्रैंड थ्योरी कितनी सही है, उन्होंने बस इमेजिन किया था कि हाँ मैं सही हूँ, ऐसा ये एक ट्रिक थी। रिफर टू द फॉर्म ऑफ हाईली एब्स्ट्रैक्ट theorizing in which the formal organization and arrangement of concepts takes priority over understanding the social reality। तो हम इसमें सोशल रियलिटी में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको प्रायोरिटी ना देते हुए उसको हम इतना नहीं स्टडी करते। ओके एक मिनट, ओके, तो हम इस पर क्या स्टडी करते हैं, फिर हम इसमें स्टडी करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और कंसेप्ट्स को थियोराइज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब तभी तो इसका नाम लिखा था ना सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो ये कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हैं, चाहे आपने खुद जाके देखा नहीं है पर आपने ग्रैंड थ्योरी बना दी कि ठीक है ये है। तो ग्रैंड थ्योरी बेसिकली जो मतलब सब उसमें माने, मतलब 90% ऑफ द मेजॉरिटी जिस चीज़ में मान रही है, जैसे कि वुमेन जो है वो सेंसिटिव होती है, ये हमारी ग्रैंड थ्योरी है। अब समझ आ गया होगा आई गेस, ठीक है। हमने देखा नहीं है हर वुमेन को जाके कि वो सेंसिटिव है कि नहीं, बस हमने एक एब्स्ट्रैक्ट बेसिस पे, कुछ के बेसिस पे हमने उसको जनरलाइज कर दिया, मतलब थियोराइज कर दिया, बल्कि सोशल रियलिटी में ऐसा है नहीं है कुछ नहीं पता, ठीक है। तो वैसा कुछ ग्रैंड थ्योरी का पार्ट हो सकता है। तो ये तो मैंने मतलब ऐसा एग्जाम्पल दिया थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप वाला, लेकिन ग्रैंड थ्योरीज अलग अलग काफ़ी सारी है, जैसे रियलिज्म की है। इन दिस व्यू ग्रैंड थ्योरीज मोर और लेस सेपरेट फ्रॉम कंक्रीट कंसर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ। तो आप उसमें ना बहुत जो एवरीडे लाइफ है, मतलब हमारे आस रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें जो लॉजिकल चीज़ें हो रही है उससे आप ज़्यादा लॉजिकल नहीं देखते, आप सिर्फ एक इमेजिनेशन में काम कर रहे हो, मतलब मोर ऑफ अ नॉर्मेटिव काइंड ऑफ अ टाइप, ठीक है। और आप उसमें टाइम एंड स्पेस का भी कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी आप कंसिडर नहीं करते, तो वो ग्रैंड थ्योरीज होती हैं। एंड मिडल रेंज थ्योरीज, इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज अ टेंडेंसी टू डेवलप ग्राउंडेड थ्योरीज और मिडल रेंज थ्योरीज दैट अप्लाई टू मोर स्पेसिफिक जोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। और ग्रैंड थ्योरीज का एकदम उल्टा क्या है, मिडल रेंज थ्योरीज। मिडल रेंज थ्योरीज को ही हम ग्राउंडेड थ्योरीज भी बोलते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब है कि वो किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर जियोग्राफी या पर्टिकुलर पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में वो अप्लाई की जाएगी, तो वो ज़्यादा लॉजिकल
और ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। मतलब कौन सी? मिडल रेंज थ्योरी। ग्रैंड थ्योरी यानी कि एकदम से यूनिवर्सल, कि आपने किसी चीज़ को यूनिवर्सलाइज कर दिया। मिडल रेंज यानी कि आप किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसको स्टडी कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो स्टीन रोकन थे, जिनका मैंने आपको बताया उन्होंने क्या रोकने बोला था, जो सारे सिटीजन एक साथ मिलकर क्या रोक रहे थे? इलेक्शन और पार्टीज को, कि जो पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है उनको वो रोक रहे थे। सिटीजन इलेक्शन एंड पार्टीज इनकी बुक, और उन्होंने उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को डिस्क्राइब किया है, स्पेशली नॉर्वे को, एज कॉर्पोरेट प्लूरलिस्ट। PYQ, स्टेटमेंट बेस्ड PYQ, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। सॉरी। फिर यहाँ पे रैशनल चॉइस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तो रैशनल चॉइस थ्योरी सिंपल सा, जिसमें हम इंडिविजुअल को एक रैशनल एक्टर मानते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जो इंडिविजुअल है उसमें इतनी रैशनैलिटी है कि वो अपना गुड जानता है, ठीक है, वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर होता है, उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो ये रैशनल चॉइस थ्योरी कहती है, ठीक है, कि अगर उसको विटो पावर दी जाए या उसको बता दिया जाए तो वो अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज करके एक करेक्ट डिसीजन मेकिंग ले सकता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की पावर उसके पास होती है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स होते हैं इंडिविजुअल्स, और यहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल की जगह वोटर्स का एग्जांपल देते हुए इस चीज़ को समझाया। पढ़ सकते हो, काफ़ी इजी है जो मैंने बता दिया। या फिर यहाँ पे तो मेथडोलॉजी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो सब लिखा हुआ है। केसेस एंड वेरिएबल्स इन कंपैरेटिव डाटा सेट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, देन द मेथड्स ऑफ डिफरेंस एंड मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट वाला चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि JS मिल ने एक बुक लिखी थी, सिस्टम ऑफ लॉजिक PYQ। सिस्टम ऑफ लॉजिक इसकी बुक है, याद रखना, JS मिल की है, सिस्टम ऑफ लॉजिक JS मिल। तो इसमें उन्होंने मेथड ऑफ डिफरेंस एंड मेथड ऑफ एग्रीमेंट दिया था। एक ऐसी कॉम्प्रीहेंशन में आया था किसी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेथड ऑफ डिफरेंस एंड मेथड ऑफ एग्रीमेंट। तो आपको याद रखना चाहिए कि JS मिल ने सिस्टम ऑफ लॉजिक में ये दो मेथड्स दिए थे, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ पे है डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंस, जहाँ पे हम ये एनालाइज करते हैं वेदर और नॉट देयर इज एन इंडीड अ कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो दो वेरिएबल है x और एक y, तो x मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन दोनों में के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है कि नहीं, वो हमारा उस चीज़ को JS मिल ने लॉजिक बोला था। मेथड ऑफ डिफरेंस में उन्होंने बताया था कि मेथड ऑफ डिफरेंस जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नॉट डिफर अक्रॉस कंपेरेबल केसेस विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल्स। तो हम इसमें दूसरे वेरिएबल, किसी वेरिएबल को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट होता है इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस में, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सिर्फ हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का ही डिफरेंस देखते हैं, बाकी हर चीज़ को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल उन्होंने दे रखा है, रोल ऑफ पॉलिटिक्स एज रिगार्ड्स द वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल पार्टी डिफरेंसेस होगा कि पार्टी डिफरेंसेस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब हम वेलफेयर स्टेट के प्रोविजंस को चेंज करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जैसे जैसे हम वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड पॉलिसीज हैं उनको चेंज करते हैं, पहले हमने बहुत कम पॉलिसी रखी, फिर ज़्यादा वेलफेयर स्टेट किया, फिर बिल्कुल ही नहीं किया, तो ऐसे करते करते पार्टी में क्या डिफरेंसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स कैसे इम्पैक्ट हो रही है, जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ डिफरेंस। और मेथड ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है, मेथड ऑफ एग्रीमेंट में आपको याद रखना है, हम केसेस को कंपेयर करते हैं, सिस्टम को कंपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट दोज रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y दैट रिमेन सिमिलर। तो मेथड ऑफ डिफरेंस जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे आपको डिफर वर्ड ढूंढना है, मतलब कीवर्ड देख लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आ रहा फिर भी, तो कीवर्ड आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंस वाले में कॉन्टेक्स्ट कांस्टेंट रहता है और हम सिर्फ x और y यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, क्या रिलेशन है, कॉज रिलेशन। और एग्रीमेंट की बात हो रही है तो एग्रीमेंट में हम सिमिलैरिटी देखेंगे x और y के बीच में और केसेस को कंपेयर करेंगे, वहाँ पे हम केसेस को कंपेयर नहीं करते, सिर्फ इतना सा थोड़ा सा आपको रट्टा मार के भी याद रख सकते हो। यहाँ पे इंटरवॉर पीरियड का एग्जांपल ले लेकर लिबरलिज्म, सोशल डेमोक्रेसी एंड फैसिज्म। तो एग्जांपल किसका हो जाएगा, मेथड ऑफ एग्रीमेंट का, क्योंकि हम इसमें अलग अलग केसेस की स्टडी कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ हम दो पढ़ रहे थे, एक्स और वाई, कि एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर वाई सिचुएशन को पर हम चेंज करें। यहाँ पे हमने अलग अलग केसेस लिए, अलग अलग रिजीम टाइप्स ली, ठीक है, और फिर उसको स्टडी किया, तो वैसा। फिर इमेजिन कम्युनिटी, आपको पता है इमेजिन कम्युनिटी किसका है, बेनेडिक्ट एंडरसन का है,
ठीक है, बेनेडिक्ट एंडरसन का इमेजिन कम्युनिटी। एंड अगर इसके आगे अगर हम हुज लिख दें तो हुज इमेजिन कम्युनिटी किसका है, पार्था चैटर्जी का है। तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटी में इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली है पहले ये देख लेते हैं। इमेजिनेशन लिमिटेड होती है बिकॉज इवन द लार्जेस्ट ऑफ देम encompassing perhaps a billion human beings has finite if variable boundaries beyond which lie other nations। तो इमेजिन हमारी लिमिटेड होती है, इमेजिनेशन क्या है, लिमिटेड। हम उतना ही जान सकते हैं जितना हमें पता है, जितना हमने सोशल मीडिया पे देखा, ठीक है। इमेजिन जो है हमारा इमेजिनेशन जो है वो सोवरेन होती है, ठीक है, उस पर किसी का कोई वैसा नहीं होता, हमारी इमेजिनेशन पे कोई बंदिशें नहीं लगा सकता। इमेजिन एज अ कम्युनिटी, हमें अपने आप को एज अ कम्युनिटी इमेजिन करना चाहिए कि मतलब जहाँ पे सब एक, हम सब क्या है, एक ब्रदरहुड की भावना, यूनिटी की भावना होनी चाहिए। तो ये सारा उसके कुछ पॉइंट थे। और ये कैसे इमेजिन क्यों होती है आपको पता ही है, क्योंकि जो हम स्मॉलेस्ट नेशन भी है, चाहे अगर छोटे से छोटा नेशन, चाहे वहाँ पे 100-200 लोग ही क्यों ना रह रहे हो, फिर भी हम पूरे वो जो लोग हैं वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कभी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। इवन स्मॉलेस्ट नेशन में भी लोग अपने आसपास के पूरी जनता को नहीं जान सकते बेसिकली, ये इसलिए हम इसको इमेजिन कम्युनिटी का नाम उन्होंने दिया था। एंड उसमें द कंपनी एंड द फ्रेंडशिप ऑफ अदर्स विद द कॉमन एम्स, ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा है शायद, हाँ इसका ये कॉमरेडशिप, जो कॉमरेडशिप का जो मीनिंग है वो लिखा हुआ है। सो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पैटर्न्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, 30 पेजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं आउट ऑफ 167 पेजेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।